किस्मत या मेहनत, लक और हार्ड वर्क, इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि आप मेहनत करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो अकेली किस्मत कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब नथिंग एट ऑल। तो फिर जल्दी से रेडी हो जाइए नोटबुक और पेन लेकर मेरे साथ मेहनत करने के लिए। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मार्च 2016 का पेपर। 80 मार्क्स का ये पेपर 2.5 आवर्स का है। इस पेपर में 16 क्वेश्चंस 1 मार्क के, 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के और 8 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं, और लास्ट के 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें यह बताना है कि इन चारों में से कौन सी संख्या अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है? वो संख्याएं जो कभी खत्म नहीं होती और कभी रिपीट नहीं होती, उन्हें हम अप्रिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए 2.74 के ऊपर ये बार लगा हुआ है। 2.74 के ऊपर इस बार का मतलब है 2.747474। यहां पर 74 रिपीट हो रहा है। सेकेंड पार्ट में 0.0202 डैश डैश का मतलब है अगेन 0202। ये नंबर भी इर्रेशनल नंबर नहीं है। थर्ड पार्ट में 0.02, फिर 002, फिर 0002 और डैश डैश डैश। देखिए यहां पर ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, हर बार अलग संख्या आ रही है। पहले 10, फिर 00, फिर 000 और डैश डैश। यानी ये एक ऐसी संख्या है जो ना तो खत्म हो रही और ना ही रिपीट हो रही है। इट मीन्स ये एक अपरिमेय संख्या है, और √25 का मतलब 5 होता है। ये एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। ओके, तो सी इज करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ 32 रेज टू पावर 1/5। हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है। इसके लिए पहले आपको 32 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, और फैक्टर ऐसे बनाए जाते हैं। 2 से जब आप 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। यहां पर 2 5 टाइम्स आया है, यानी 32 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5, और ये 1/5 एज इट इज। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 2। तो ए इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3x रेज टू पावर 7 माइनस 4x रेज टू पावर 6 प्लस x प्लस 9। हमें इस पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है, यानी बहुपद की घात। घात वो होती है जो सबसे बड़ी घात होती है, यानी किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी घात को डिग्री कहा जाता है। यहां पर सबसे बड़ी घात 7 है, तो बी इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज ए पोलिनोमियल। हमें यह बताना है कि इन चारों में से कौन सी टर्म पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल यानी बहुपद, और बहुपद कब होता है कोई भी एक्सप्रेशन? जब वो दो बातों को सेटिस्फाई करता हो। सबसे पहली बात, जो पावर होती है यानी जो घात होती है वो कभी भी माइनस की नहीं होनी चाहिए। बहुपद में जो भी चर आते हैं, जो भी वेरिएबल आते हैं,
उसमें घात माइनस की नहीं होनी चाहिए। और कौन सी? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब p/q की फॉर्म में। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए 3√t प्लस t√2, यहां पर वेरिएबल कौन है? t, और t के ऊपर अंडर रूट का मतलब है t की पावर 1/2, यानी यहां पर t की पावर फ्रैक्शन में आ गई, यानी ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। सेकंड, x प्लस 2/x, x प्लस 2/x को आप कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 2, ये x यहां इसकी पावर 1 है, अगर आप इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, और ये पावर कैसी है? नेगेटिव। इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल। नाउ थर्ड पार्ट, √5 t² प्लस 5। बहुपद चेक करने के लिए आपको सिर्फ एक ही बात देखनी है कि जो चर है उसकी पावर ना तो माइनस में होनी चाहिए और ना ही p/q की फॉर्म में। यहां पर चर है t, और जो इसकी घात है वो ना तो माइनस की है और ना ही p/q की फॉर्म की। इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल, यानी c इज ट्रू। डी पार्ट में जब आप देखेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 5 लिखा है, ये घात p/q की फॉर्म की है, यानी ये एक्सप्रेशन बहुपद नहीं है, तो C इज करेक्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन विल बी। हमें बताना है इस समीकरण में कितने चर हैं, और समीकरण क्या है? ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चर यानी वेरिएबल x को कहा जाता है। यहां पर x एक बार आया हुआ है, अगर मान लो ये समीकरण ax प्लस by प्लस c होता तब इसमें चरों की संख्या 2 हो जाती, एक x और एक y, लेकिन गिवन स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही चर है, तो a इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट -5 -7, हमें ये बताना है -5 -7 कौन से चतुर्थांश में है। चतुर्थांश कैसे चेक करते हैं आप? ऐसे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर x की नेगेटिव टर्म्स आती हैं, इधर y और यहाँ y की नेगेटिव टर्म्स। हमारे पास पॉइंट है -5 -7, यानी x और y दोनों ही नेगेटिव हैं। x माइनस का 5 कहाँ होगा? यहाँ पर, और y माइनस का 7 यहाँ। और जब आप इन्हें ऐसे मिलाएंगे तो -5 7 -5 -7 कौन से चतुर्थांश में है? थर्ड में, तो C इज करेक्ट। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, ऑल राइट एंगल्स आर डैश टू वन अनदर, सभी समकोण एक दूसरे के डैश होते हैं। क्या समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है, और सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी इक्वल। नाउ एट्थ पार्ट, राइट द रेडियस ऑफ सर्कल। हमें वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा बतानी है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये आपके पास सर्कल है, यहाँ केंद्र और ये परिधि, इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये डायग्राम गिवन है, एक तिर्यक रेखा L दो रेखाओं M और N को प्रतिच्छेद करती है, तो कोण 1 तथा कोण 2 के युग्म को क्या कहते हैं? अगर ये दो रेखाएं हैं और एक रेखा ने इसे काट दिया, ये M है और ये N है, आपसे ये पूछा गया है कोण 1 और कोण 2 के युग्म को क्या कहा जाता है? बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते ही तुरंत संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल पर टिक कर देंगे, लेकिन ये जवाब गलत है। पता है क्यों? क्योंकि संगत कोण तब होते हैं जब आपके पास दो समांतर यानी पैरेलल लाइंस होती हैं और उन्हें कोई एक थर्ड लाइन कैंसिल करती है, तब इन एंगल्स को कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है। यानी 1 और 2 का पेयर संगत कोण है। अगर आप इसे 3 कह देंगे और इसे 4 लिखेंगे तो एंगल 3 और 4 भी संगत कोण होते हैं। ये 5 और ये 6। सिमिलरली ये वाला एंगल 7 और ये वाला एंगल 8। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण तभी होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगर किसी ने संगत कोण पर लगा दिया है तो वो गलत हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? समबाहु त्रिभुज जैसे कि नाम से ही पता है, समान भुजाओं वाली त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ओके, तो सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। अर्धवृत्त, अगर अर्धवृत्त में कोई कोण बना दिया जाए तो वो कोण हमेशा 90 डिग्री यानी समकोण होता है। अगर आप अर्धवृत्त में बिल्कुल लास्ट के पॉइंट पर यहां पर अगर आप कोण बनाते हैं तो ये एंगल भी हमेशा 90 डिग्री होगा। इस अर्धवृत्त में बनने वाले सभी कोण समकोण होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ये सभी कोण समकोण होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? अर्धगोला। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 पाई आर स्क्वायर तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और उसमें अगर आप इस ऊपर वाले सर्कल का एरिया अगर ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर में जब आप 1 पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ ए कोन शंकु का इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड स्लांट हाइट आर r सेंटीमीटर एंड l सेंटीमीटर। ये है कोन, इसकी रेडियस r, स्लांट हाइट l, ये गिवन है, और आपसे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है? पाई आर एल स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड क्यूब विद साइड 8 सेंटीमीटर। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें इसका आयतन बताना है। साइड यानी भुजा इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और वॉल्यूम आयतन, आयतन का रूल होता है साइड की पावर 3 यानी 8 इंटू 8 इंटू 8, 512
यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर लिखा जाएगा, क्योंकि आप वॉल्यूम यानी आयतन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेंटीमीटर की जो पावर है वो कितनी आएगी, 3। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में 512 दो आंसर दे रखे हैं, लेकिन इकाई में फर्क है। ये है घन सेंटीमीटर और ये है वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि आप आयतन कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए 512 घन सेंटीमीटर वाला ऑप्शन सही है और वर्ग सेंटीमीटर वाला ऑप्शन गलत है। तो सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। जब आप एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो आपके पास सिर्फ दो चॉइस होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और उसमें से आपको हेड की प्रोबेबिलिटी अगर काउंट करनी है तो प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का क्या रूल होता है, फेवरेबल केसेस आप ऊपर लिखते हैं और टोटल पॉसिबल केसेस नीचे। टोटल पॉसिबल केसेस 2 हैं और फेवर में हेड यहां पर सिर्फ एक ही बार आ सकता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/2। तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी देयर बाय थ्रोइंग ए डाई वंस। अगर आप एक डाई को एक बार थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने होंगे, कुल संभाव्य परिणाम। डाई को एक बार थ्रो करने से 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6। तो बी इज करेक्ट। और इसी के साथ सेक्शन ए के 16 क्वेश्चन जो एक एक नंबर के थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ सेक्शन बी, फैक्टराइज 25/4 x² -1/9 y²। हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक सिंपल सा रूल याद होना चाहिए। देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5, 4 को 2 और x, 5/2 x का होल स्क्वायर। अगर आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो अगेन 25/4 x² आ जाएगा। 1/9 को क्या लिखा जा सकता है, 1/3 y होल स्क्वायर। और जो रूल आपको याद होना चाहिए वो है a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये रूल इस क्वेश्चन में अप्लाई करने से गुणनखंड अपने आप ही बन जाएंगे। देखिए कैसे, a के प्लेस पर 5/2 x है और b के प्लेस पर 1/3 y। आपको इन दोनों संख्याओं को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट, यानी 5/2 x प्लस 1/3 y और 5/2 x माइनस 1/3 y, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in figure if AC is equal to BD then prove that AB is equal to CD। यानी इस क्वेश्चन में मुझे ये प्रूव करना है AB और CD इक्वल होंगे, और दिया क्या है, AC is equal to BD। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। AC इज इक्वल टू BD गिवन है, आप AC को क्या लिख सकते हैं, इस AC को क्या लिखा जा सकता है, AB प्लस BC। AB में अगर आप BC ऐड कर देंगे तो AC आ जाएगा। सिमिलरली BD को क्या लिखा जा सकता है, BC प्लस CD, BC प्लस CD। ओके, अब यहां कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, BC से BC कैंसिल हो जाएगा और AB इज इक्वल टू CD। क्या यही आपको प्रूव करना था, यस, हेंस प्रूव्ड। 2 नंबर का क्वेश्चन है और देखिए कितना आसान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 1:2:3:4।
फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का अनुपात देकर आपसे यह पूछा गया है कि चतुर्भुज के कोण बताइए। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आप ऐसे लिखेंगे, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात। 1:2:3:4। जब भी अनुपात में आपको कोण दे रखे हो वहां पर आपको अपनी तरफ से कोण मानने हैं। माना कोण, इन सभी अनुपातों को आप x से गुणा कर देंगे, यानी x, 2x, 3x और 4x, और अनुपात के निशान की जगह आप लगाएंगे कोमा। अब हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, इसलिए आप इन चारों कोणों को जोड़कर 360 के बराबर रख देंगे। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10x बराबर 360। गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। 360/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू आएगी 36। लेकिन ये सवाल अभी यहां खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें कोण ढूंढने हैं। x की वैल्यू को आपको यहां पुट करना पड़ेगा। अतः कोण x यानी 36, 2x का मतलब 2 गुणा 36, 3 गुणा 36 और 4 गुणा 36। ओके, पहला कोण एज इट इज 36 दूनी 72, 36 दिए 108 डिग्री और 36 चौके 144। अतः चतुर्भुज के चारों कोण 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री और 144 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन है और आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। कहीं भी नंबर को काटने की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। आपका सवाल इस तरह से रिप्रेजेंट करके आना है आपको पेपर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 105 डिग्री 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको सबसे पहले ए बी एक लाइन लेनी है। ए पॉइंट पर कंपास यानी प्रकार रख के आपको एक चाप लगानी है। फिर यहां पर आप कंपास रखेंगे और पहली चाप 60 डिग्री की, दूसरी चाप 120 डिग्री की, और फिर यहां आपको पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है। 60 और 120 पर कंपास रख के आप ऐसे आर्क लगाएंगे और फिर ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, अब 105 डिग्री क्या होता है? 90 से ज्यादा और 120 से कम, यानी एक चाप यहां रख के लगेगी 90 पर और एक 120 पर। 90 पर रख कर आप ऐसे चाप लगाएंगे, 120 पर रख के ऐसे चाप लगेगी, और जब आप इन्हें मिलाएंगे तो ये 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। ओके, स्केल और पेंसिल का अच्छे से यूज करते हुए आप अपनी नोटबुक में इस एंगल को ड्रॉ करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है 4πr²। चाहे आपसे वक्र पूछा जाए या संपूर्ण पूछा जाए, फॉर्मूला एक ही लगेगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस को 2 टाइम्स लिखना है, यानी 7 × 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और आप जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 × 28 और 22,
इसकी वैल्यू आएगी 616, क्योंकि आप क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हैं और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, अगर ये सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, यानी आंसर आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द हाइट of 9 students of a class are as, किसी क्लास के 9 बच्चों की हाइट आपके पास गिवन है और हमें मीडियन फाइंड करनी है। मीडियन का मतलब होता है माध्यक। देखिए, जब भी आपको माध्यक कैलकुलेट करना है तो गिवन डाटा को एक ऑर्डर में लिखना पड़ता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में आप लिखकर माध्यक को, मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर देखना है। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम में हम इन आंकड़ों को लिख लेते हैं। सबसे पहले 144, 45, 47, 8, 9, 45, 47, 48, 49, उसके बाद 52, 55 और लास्ट में 160। जब भी आप डाटा को ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले काउंट करके आपको जरूर देखना है ताकि कोई वैल्यू आपकी रह ना जाए। 3 + 3 6 + 2 8, यहां पर हमारी कौन सी वैल्यू रह गई, 150। तो 149 के बाद यहां 150। ओके, 9 वैल्यूज स्टेटमेंट में है और 9 वैल्यूज ही आपके आंसर में लिखी होनी चाहिए। अब मीडियन यानी माध्यक, इसके लिए आपने n चेक किया। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है 9। 9 कैसा नंबर है, ओड यानी विषम संख्या, और जब विषम संख्या हो तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, आप उस ओड नंबर में एक नंबर ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और वो वाली टर्म माध्यक आ जाएगी। 9 + 1/2 th टर्म, 9 + 1 10 और 10 का हाफ 5, यानी माध्यक जो है वो है 5th टर्म। यहां पर 5th टर्म कौन सी है, 149, तो मीडियन इज 149। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 1/7 + 3√2 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, हर में जो भी टर्म है उसके बीच वाले साइन को चेंज कर दिया जाता है, यानी प्लस की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस, और 7 - 3√2 से मल्टीप्लाई और 7 - 3√2 से आपको डिवाइड करना है। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, यानी 7 - 3√2 एज इट इज, और यहां a + b, a - b। रूल क्या होता है, a + b, a - b की अगर मल्टीप्लाई है तो आप उसे लिख सकते हैं a² - b²। a के प्लेस पर 7 है, 7 का स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पर 3√2, तो 3√2²। 7 में से आपको 3√2 माइनस नहीं करना है क्योंकि इसमें √2 है और इस टर्म में √2 नहीं है, ये टर्म एज इट इज रहेगी। 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 3√2 के स्क्वायर का मतलब होता है 3√2 की मल्टीप्लाई 3√2 के साथ, 3 3 जा 9, √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 होती है, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा,
और 9 2 ज़ा 18। न्यूमरेटर एज इट इज 49 माइनस 18 31। बस अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बता दीजिए, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, क्या आप नंबर लेने के लिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते? सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और आपके मैथ में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है और इसमें आपको पूरे फुल 4 मार्क्स मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये एक समीकरण गिवन है और हमें इसके 4 अलग अलग सॉल्यूशन बताने हैं। अब बताइए, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आप, अगर आप x को 0 पुट कर देंगे, x खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 2y इज इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई वाले नंबर इधर जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। जब आप 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 आएगा, यानी y की वैल्यू 3। ये पहला सॉल्यूशन आ गया कि जब आपने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब आप x के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए। अगर आपने x के प्लेस पर 2 पुट किया तो यहां लिखा जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये 2 6 में से माइनस हो जाएगा और 6 माइनस 2 की वैल्यू 4। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 4/2 की वैल्यू 2 और y का आंसर 2 आ गया। जब आपने x को 2 लिखा तो y 2, इसलिए दूसरा सॉल्यूशन 2 2 लिख सकते हैं। बाकी के 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए आप ऐसे ही वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप x के प्लेस पर 4 रख देंगे तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? यहां पर 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। प्लस का 4 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 और 6 में से 4 गए 2। मल्टीप्लाई वाले नंबर अगेन डिवाइड में चेंज हो जाएंगे और 2 1 ज़ा 2, यानी y की वैल्यू 1। जब आपने x को 4 लिखा तो y की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह से आपने इसका एक और सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब देखिए, लास्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप y की वैल्यू को 0 पुट कर सकते हैं। अगर आपने y को 0 पुट कर दिया तो 2 और 0 की मल्टीप्लाई भी 0 हो जाएगी और x की वैल्यू 6 आ जाएगी। जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तब आप x की वैल्यू को पहले लिखेंगे, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। इस तरह से आपने इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर दिए, ये वाले। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लॉट द पॉइंट इज इन कार्टेशियन प्लेन। आपको ये 4 पॉइंट प्लॉट करने हैं, तो अपने पेंसिल और स्केल लेकर रेडी हो जाइए। सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाइए और फिर वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब आपको पहले ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस पर आपको कौन कौन से पॉइंट की जरूरत है और वाई एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट की। जब हम ये सारे पॉइंट एक्सिस के ऊपर बना लेंगे उसके बाद हम इन पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। एक्स आपको चाहिए -2, यानी यहां पर -1 आएगा पहले, फिर -2। एक्स आपको 1 चाहिए, यानी आप 1 भी बना लीजिए। -1 बना चुके हैं। x0 मतलब x0 यहां होता है, ओरिजिन के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है और इस पूरी y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, यानी x इज इक्वल टू 0 के लिए आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। अब y के पॉइंट देखिए, y चाहिए 4, यानी 4, 1 2 3 4। y की वैल्यू आपको 7 भी चाहिएगी। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा हम ऐसे बनाते हैं कि y की वैल्यू आपके पास 7 भी आ जाए।
y की वैल्यू नेगेटिव तो है ही नहीं, यानी हम इसे ऐसे बना लेते हैं, x x डैश, इधर y डैश और ये y, x की वैल्यूज अगेन -1 -2, यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, यहाँ पर y की वैल्यू 3 चाहिए, आ चुकी है, y की वैल्यू 7 भी चाहिए, 4 के बाद 5 6 और 7, y की वैल्यू 4 आप बना चुके हैं। अब हम इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है -2 4, x की वैल्यू -2 यहाँ, y की वैल्यू 4 यहाँ, तो आप अपना स्केल रखकर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस पॉइंट का नाम लिखेंगे a, -2 4 ऐसे। सेकेंड पॉइंट है 1 3, 1 3 का मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 यहाँ है और y की वैल्यू 3 यहाँ, ऐसे। इस पॉइंट का नाम आप b लिख दीजिए, 1 और 3, ओके। थर्ड पॉइंट है -1 7, x -1 यहाँ है और y की वैल्यू 7 यहाँ, तो ये लाइन यहाँ से चलेगी ऐसे, और 7 के लिए यहाँ से। इस पॉइंट का नाम आप c लिखेंगे, -1 और 7। और लास्ट पॉइंट है 0 4, 0 4 का मतलब है आपको सिर्फ y के प्लेस पर 4, यहाँ ये वाला पॉइंट, बस कहीं नहीं जाना, यहीं पर ऐसे सर्कल लगा दीजिए। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4, इस पॉइंट का नाम D। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का है, बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन में 4 मार्क्स ले सकते हैं। Now next question, question number 11. AB parallel CD, CD parallel EF. Also EA perpendicular AB. If angle BEF is equal to 55 degree, then find the values of X, Y, Z. इस क्वेश्चन में ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल 55 डिग्री गिवन है और हमें X, Y, Z की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उन्हें काटती है, तब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन में ये समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो एंगल y और एंगल 55, इन दोनों का सम 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होगा। और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का अंतःकोण, बस इतना लिख दीजिए। इनका सम 180 डिग्री होता है, प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएंगे। 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो 125 आएगा, यानी y की वैल्यू 125 डिग्री आ गई। अब इस y की हेल्प से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। रीजन संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। एंगल x और एंगल y दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के, और जो समांतर रेखाएं हैं उसमें दोनों ऊपर वाले ऐसे ये कोण है, और इन्हें हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, यानी एंगल x इज इक्वल टू y। रीजन संगत कोण।
अब अगर y की वैल्यू 125 है तो x की वैल्यू भी 125 होगी। अंडरस्टैंड? अब सिर्फ एक ही एंगल बच गया, एंगल z। एंगल z आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल, तो इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अभी अभी हमने जब y की वैल्यू कैलकुलेट की तब भी यही रूल अप्लाई किया था, और z की वैल्यू कैलकुलेट करने में भी यही रूल अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। रीजन अगेन वही रहेगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal। ट्रांसवर्सल का मतलब तिर्यक रेखा। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी एंगल आप इस स्टेटमेंट में इसको आप मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, या बस एंगल 1 काफी है। एंगल 1 प्लस एंगल z प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि EA परपेंडिकुलर AB। एंगल Z आपको फाइंड करना है, प्लस 55 एज इट इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 55 145 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस के नंबर राइट साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएंगे, यानी 180 माइनस 145। इसलिए एंगल Z की वैल्यू, एंगल Z इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, 35। और इस तरह से आपने तीनों एंगल्स फाइंड कर दिए। एंगल X, एंगल Y दोनों 125 डिग्री है और एंगल Z की वैल्यू 35 डिग्री है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE परपेंडिकुलर DC, ये AE DC पर परपेंडिकुलर है। CF परपेंडिकुलर AD, ये CF AD पर परपेंडिकुलर है। AB की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, CF की वैल्यू 10, CF यानी ये परपेंडिकुलर वाली लाइन 10 सेंटीमीटर। फाइंड AD, हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए सिर्फ आपको एक रूल पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का एरिया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई, बेस गुणा हाइट। क्वेश्चन नंबर 12, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है तब हाइट ये ली जाएगी, और अगर बेस ये है तब हाइट ये वाली ली जाएगी। और एक बात, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये वाली साइड 16 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। यानी BC इंटू AE इज इक्वल टू AD इंटू CF। ये भी पैरेललोग्राम का एरिया है, ये भी पैरेललोग्राम का एरिया है, लेकिन दोनों ही केस में बेस और हाइट की वैल्यू अलग अलग है। एक बार बेस ये लिया तो हाइट ये बन गई, अगर आप बेस ये लेंगे तो हाइट ये बन जाएगी। लेकिन क्योंकि ये एक ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इसलिए दोनों एरियाज को हमने इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वल रख दिया। अब इन चार टर्म्स में से आपको जो जो वैल्यू पता है उसे पुट कर दीजिए
और जो नहीं पता वो अपने आप ही आ जाएगी। टीसी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। एई की वैल्यू यानी ये एई की वैल्यू 8 है। एडी तो हमें फाइंड करना है और सीएफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 16 इंटू 8/10। अब 16 8 ज़ा, आपको इसे कैंसिल नहीं करना कि 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, नो। 16 8 ज़ा 16 अट्ठे 128 बटे 10 इज इक्वल टू AD। और 10 से भाग करना बहुत आसान होता है। एक 0 है तो आप एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 12.8। तो AD इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। ये AD की वैल्यू आ गई है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुश्किल कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपको मुश्किल लगता है उसे आराम से आसान बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 60 degree, angle C is equal to 45 and AB plus BC plus CA is equal to 11 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है और पूरे 4 नंबर आपको लेने हैं। इस क्वेश्चन में आपका कोई भी नंबर कटना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 11 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई 11 सेंटीमीटर। ओके। एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 45। इसके लिए आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है और वाई पॉइंट पर 45 डिग्री का। 45 का मतलब है 90 का हाफ। पहली आर्क 60 की, 120 की, फिर इन दोनों पॉइंट्स पर रखकर जब आप आर्क लगाएंगे और इसे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। 45 बनाने के लिए कंपास एक बार यहां रखना और एक बार यहां, और ये 45 डिग्री आपका ऐसे बन जाएगा। ओके। 60 और 45 डिग्री के एंगल बनाने के बाद आपको इन दोनों एंगल्स का हाफ करना है। हाफ का मतलब 60 का हाफ कितना होता है, 30। अब आप कंपास को यहां रखिए, इस आर्क को ऐसे बढ़ाइए, यहां रखकर ऐसे काट दीजिए और ये एंगल 30 डिग्री का बन जाएगा। 45 का हाफ करने के लिए आप कंपास एक बार यहां रखेंगे और एक बार 45 डिग्री वाले एंगल पर, और ये आर्क ऐसे लगाएंगे। वाई पॉइंट को जब आप इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो ये 30 डिग्री वाली लाइन को जिस पॉइंट पर कट करे उसका नाम आपको ए लिखना है। ओके। अब एक्स और ए का बाइसेक्टर किसी भी लाइन का हाफ कैसे किया जाता है, आप उस लाइन के आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे और यहां रखकर एक आर्क ऐसे और फिर यहां रख के ये आर्क ऐसे कैंसिल करेंगे, और अगर आप इन्हें मिला देंगे तो ये लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाता है। ऐसे ही आपको एक्स ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर आपको एक्स से रख के आर्क लगानी है और एक बार ए पॉइंट पर रखकर आर्क लगानी है, और जैसे ही आप इन्हें मिलाएंगे इस लाइन का हाफ हो जाएगा। सिमिलरली आपको इस लाइन का भी हाफ करना है, और जब आप इस लाइन का हाफ करेंगे तो वाई पॉइंट पर रखकर आपको ऐसे आर्क लगानी है, एक आर्क ऐसे लगेगी, ए पॉइंट पे रख के उन्हें कैंसिल करना है और फिर इन्हें ऐसे मिला देना है। ठीक है। इस पॉइंट का नाम लिख देना बी और इसका सी। जब आप ए को बी से और ए को सी से मिलाएंगे तो ए बी सी हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगी। ये कंपास, पेंसिल और स्केल, इसका यूज करके आपका डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा। मेरा इतना अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, पर आप इस डायग्राम को बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा बनाएंगे।
और जहां तक इसकी कंस्ट्रक्शन लिखने की बात है तो कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे लिखनी है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ड्रॉ एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री और वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री एंड 45 डिग्री विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए। जो आपने कोणों का समद्विभाजन किया था वो आपस में ए पॉइंट पर मिले। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए एक्स एंड ए वाई विच इंटरसेक्ट एक्स वाई एट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। जैसे ही आप ए बी और ए सी को मिलाएंगे ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल तैयार हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, find the area of triangle two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is 42। एक ट्रायंगल की टू साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल 18 और 10, पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप है 42 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको एक तो अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू चाहिए और थर्ड साइड की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम थर्ड साइड कैलकुलेट करते हैं, तीसरी भुजा। थर्ड साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर में से अगर आप ये दोनों साइड का सम सबट्रैक्ट कर दें, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़, और तीन भुजाओं के जोड़ में से अगर आप दो भुजाओं के जोड़ को माइनस कर देंगे तो तीसरी भुजा आ जाएगी। 42 माइनस 28 14 सेंटीमीटर। और सेमी पेरीमीटर, उसके लिए आपको पेरीमीटर का हाफ करना है, परिमाप को 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूला का आप यूज करेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। एस की वैल्यू 21, 21 में से आपको बारी बारी ये तीनों साइड सबट्रैक्ट करनी है, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। ये 21 एज इट इज, 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11 और 21 माइनस 14 7। ओके, 7 और 3 की मल्टीप्लाई क्या होगी 21, ये वाला 21 पहले से ही है, एक 21 और लिख दिया आपने और 11 एज इट इज। अंडर रूट में से वो टर्म बाहर आ जाती है जो दो एक जैसी होती हैं, इनमें से एक टर्म बाहर आ जाएगी, अंडर रूट 11 एज इट इज। और इसी के साथ आपने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर दिया है जो आया है 21 अंडर रूट 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। 4 नंबर का ये बिल्कुल बढ़िया सवाल है जो आपको गलत नहीं करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weights of flour. Find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of flour. आटे की 11 थैलियों का वेट गिवन है और हमें यह बताना है जिस थैली में 5 किलो से ज्यादा आटा होगा उस थैली को सिलेक्ट करने की क्या प्रायिकता होगी। प्रायिकता का वही फॉर्मूला है कि टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और जो फेवरेबल केसेस होते हैं वो न्यूमरेटर में, यानी टोटल बैग्स फुल थैले कितने हैं 11, ये तो लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। और फेवरेबल केसेस, फेवरेबल बैग्स का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, क्या
एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg, 5 किलो से ज्यादा। इन नंबर्स में जो जो 5 kg से ज्यादा है वो आपके फेवरेबल बैग्स हैं, यानी 5.05, उसके बाद 5.08, नेक्स्ट नंबर 5.03, 5.08, 5.06, 5.07 और 5.04, ये फेवरेबल बैग्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है किस चीज की, मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। क्या फॉर्मूला होगा, फेवरेबल बैग्स न्यूमरेटर में और टोटल बैग्स डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाय टोटल बैग्स। अब आप इन्हें काउंट कीजिए, 7, फेवरेबल बैग्स की काउंटिंग 7 है और टोटल बैग्स की 11। बस खत्म, इतना ही सवाल है। और कितने नंबर का, 4 नंबर का। कुल आपको 4 लाइन नहीं लिखनी है और इस सवाल में, इस क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। कितना आसान है मैथ में पास होना, फिर भी आप मैथ से दूर भागते हो। लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही 9th और 10th में, उसके बाद आपकी मर्जी है, 11th क्लास में मैथ्स मत लेना, पर तब तक के लिए तो पढ़ लो। नाउ सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 16। हमें इसके गुणनखंड बनाने हैं। इसके लिए आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत आसान फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब मैं गिवन स्टेटमेंट लिख रही हूं, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। हमें इसके गुणनखंड बनाने हैं। इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये दिखाई दिया कि यहाँ 2 माइनस लगे हुए हैं। अब ये माइनस किसके हैं, x के, y के या z के। माइनस उसके साथ है जो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, जो वेरिएबल y इसमें है, y इसमें भी है, यानी ये माइनस y के साथ है। देखिए अब 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस y के प्लेस पर आपको माइनस y लिखना है, जो आपको यहां से पता लगा कि y के साथ माइनस है, प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज प्लस 2, फर्स्ट टर्म आप यहां से लिखिए 2x और सेकेंड टर्म माइनस y। इस रूल में जो ये 2ab लिखा हुआ है वो आपको यहां अप्लाई करना है, 2ab, a और b आपको यहां से लेने हैं। अब अगेन 2bc का मतलब 2, b के प्लेस पर ये और c के प्लेस पर z, यानी माइनस पाई और z। अगेन 2c और a यानी z और 2x। ओके, अब आप अगर इस सारी इन ब्रैकेट्स को हटा देंगे तो आप वापस आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। देखिए कैसे, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये माइनस गायब हो गया, जेड स्क्वायर एज इट इज, 2 2 जा 4, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस और एक्स वाई। देखिए ये लिखा है माइनस 4xy, 2yz और प्लस माइनस माइनस, ये रहा माइनस 2yz और 2 2 जा 4 zx, 4zx या xz एक ही बात होती है। अब ये फॉर्मूला जो मैंने सबसे पहले लिखा था, आप इस फॉर्मूले की राइट साइड पर हैं, ये राइट साइड और ये स्टेटमेंट दोनों इक्वल है। इस साइड से ये साइड बनाने के लिए आपको क्या करना है, तीनों टर्म्स को ऐड करके फुल ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब ये तीनों टर्म्स कहां से लाएंगे आप, यहां से a b c,
आपके ए बी सी कौन है? ए बी सी। स्क्वायर को लिखिए मत, यहां से ले आइए 2x, यहां से -y और यहां से +z और ये स्क्वायर यहां, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कैसे? इस पूरी ब्रैकेट की पावर 2 है तो आपको सिर्फ ये 2 बार लिखना है। इसी सेम टर्म को आप 2 बार लिख दीजिए, बस हो गए हैं फैक्टर। और क्वेश्चन पता है कितने नंबर का है? 5 नंबर का सवाल है। देखिए क्या है इस सवाल में, क्या आप इस सवाल में 5 नंबर नहीं ले सकते? इतने इजी क्वेश्चन को तो आपको जरूर तैयार कर लेना चाहिए ताकि आपके मैथ्स में बहुत 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 अच्छे नंबर आए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन की चॉइस में ये क्वेश्चन है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। हमें इसे एक्सपेंड करना है, यानी फॉर्मूला वही है जो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ओके, ये रूल यहां अप्लाई करना है। 3a - 7b - c होल स्क्वायर, यानी इस रूल को पहले आप अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर प्लस और माइनस का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। फॉर्मूला क्या कहता है? पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हुए ए बी बी सी सी ए, सारी जगह प्लस है। ओके, हम इस रूल को यहां अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऐसे प्लस सेकेंड टर्म है -7b प्लस -c, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस लिखिए 2 लिखिए a इंटू बी। अब यहाँ 3 और -7 ये सभी आ जाएंगे। 2ab + 2bc का मतलब ये दोनों टर्म्स -7b - c प्लस 2ca का मतलब ये c और वो फर्स्ट टर्म। अब आपको सिर्फ ये स्क्वायर्स ओपन करने हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ए स्क्वायर एज इट इज, ये स्क्वायर माइनस के ऊपर लगा तो प्लस आंसर आया। 7 के ऊपर 7 7 49 और बी स्क्वायर एज इट इज। अगेन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और सी स्क्वायर एज इट इज। अब यहां देखिए प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, -2 3 6 6 7 42, ए और बी की मल्टीप्लाई ए बी। ओके, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस 2 7 14, बी और सी की मल्टीप्लाई बी सी प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -2 3 6, ए और सी की मल्टीप्लाई ए सी। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। और कितने नंबर का है? 5 नंबर का। कितने आसान है मैथ्स में नंबर लेने, है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। Show that the angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री is each। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। आप एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और इन कोणों के नाम लिख दीजिए 1 2 3। हमें हर कोण को 60 डिग्री दिखाना है। देखिए कैसे दिखाएंगे। त्रिभुज ए बी सी कैसी त्रिभुज गिवन है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। इसका मतलब ए बी बी सी और सी तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे।
अब यहाँ आपको एक रूल अप्लाई करना है, ए बी बी सी के बराबर है, इसका मतलब ए बी ये और बी सी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और हम एक बात जानते हैं, क्या? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी इस भुजा के सामने कोण 2 और इस भुजा के सामने कोण 3 है। कोण 2 बराबर कोण 3, और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब BC और CA, अगर BC CA के इक्वल है, BC ये और CA ये, BC के सामने एंगल 3 और CA के सामने एंगल 1, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और इसका रीजन भी सेम। परंतु हम एक बात जानते हैं, क्या? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। परंतु त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर ऐसा है तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। लेकिन हम यहाँ एक बात कह के आए हैं, 1 बराबर 3 के, 2 बराबर 3 के, यहाँ पर गिनती बराबर नहीं है। मैं यहाँ कोण की बात कर रही हूँ, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 तीनों ही बराबर हैं, तो मैं इन तीनों के प्लेस पर कोण 1 लिख सकती हूँ ऐसे। अब ये कोण 1 कितनी बार आ गया? 3 बार, यानी 3 कोण 1 बराबर 180 डिग्री। गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में बदल जाएंगे, यानी एंगल 1 की वैल्यू क्या आएगी? 180 बटे 3। 3 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 60 डिग्री, 60 डिग्री आएगा। अब अगर कोण 1 60 डिग्री है और 1 किसके बराबर है? 3 के, 3 भी 60 हो गया। 3 किसके बराबर है? 2 के, 2 भी 60 के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 60 डिग्री। यानी आपने ये सिद्ध कर दिया कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो इस लाइन के बाद आपको यही स्टेटमेंट लिख देनी है, अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. If the cost of 1 square meter canvas is rupees 70, then find slant height and cost of canvas required to make the tent. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 10 मीटर ऊंचा एक तंबू है शंकु के आकार का। बस आप ऐसे शंकु की फोटो बनाइए और इसमें ऊंचाई के प्लेस पर लिख दीजिए 10 मीटर। त्रिज्या है 24 मीटर। हमें क्या बताना है? तिर्यक ऊंचाई यानी स्लांट हाइट की वैल्यू, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट यानी एल का रूल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। आर कितना है? 24 प्लस हाइट है 10। हाँ जी, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और 10 का स्क्वायर 100। दोनों का जब आप ऐड करेंगे तो अंडर रूट 676 आएगा, जो कि 26 का स्क्वायर होता है। अगर आप 26 की 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 ही आएगा। इट मीन्स एल की वैल्यू 26 सेंटीमीटर आ गई। ये हो गया फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कोस्ट। किसी भी टेंट को बनाने के लिए आपको उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सिर्फ CSA की जरूरत है, और यहां पर CSA का रूल क्या अप्लाई करेंगे, पाई RL। पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि इसने कहीं नहीं कहा कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। रेडियस की वैल्यू 24 है, और एल की वैल्यू अभी अभी आप कैलकुलेट करके आए हैं 26 सेंटीमीटर। क्योंकि ये एरिया है इसलिए आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाता कि कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को फाइंड करें, तब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देते। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, कोस्ट, तो अभी हम ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप लिखेंगे कोस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कैनवास ₹70, और यहां पर ये मीटर यूनिट आएगी, सॉरी यहां भी स्क्वायर मीटर आएगा क्योंकि ये सारी यूनिट्स मीटर में है। नाउ कोस्ट ऑफ ये सारा ये 22/7 इंटू 24 इंटू 26 स्क्वायर मीटर कैनवास। इसके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26। अब देखिए 7 से आप इस 70 को कैंसिल कर देंगे, 7 10 जा 70, और अब आपको सिर्फ ये मल्टीप्लाई करनी है 10 इंटू 24 इंटू 22 इंटू 26। ये जितना भी आएगा उतने रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन डू योरसेल्फ आपको खुद करनी है, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि ये मल्टीप्लाई आपकी कितनी आई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 की चॉइस में एक और क्वेश्चन है ये, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी हाइट 5 सेंटीमीटर गिवन है। डायग्राम, बेलन यानी सिलेंडर, सिलेंडर का CSA का रूल होता है 2πRH, और 94.2 ये भी CSA की वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इसलिए हमने दोनों एरियाज को इक्वेट कर दिया। यहाँ पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, 2 एज इट इज, पाई के प्लेस पर 3.14। रेडियस नहीं पता, रेडियस भी ढूंढ के लानी है, और बेलन का आयतन भी फाइंड करना है। H की वैल्यू 5 गिवन है, इज इक्वल एज इट इज और 94.2 एज इट इज। अगर आपको यहाँ से R की वैल्यू फाइंड करनी है तो R के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी एक्स्ट्रा हैं, और मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, यानी 94.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 5। अब यहां से रेडियस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए पहले ये डेसिमल हटाने पड़ेंगे। यहाँ 1 डिजिट के बाद इधर डेसिमल है तो आप इसे हटाएंगे तब ये 10 बन जाएगा, ये 2 एज इट इज। यहां से जब आप डेसिमल हटाएंगे तो ये बनेगा 314 अपॉन में 100, लेकिन जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाती है, यानी 100 आप यहाँ लिखेंगे, और ये 5 एज इट इज। ओके, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 314 3 942 होता है। इस टाइप से जब आप कैंसिल करते हैं तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप बड़े से बड़े टेबल से कैंसिल करें। 314 3 आप चेक कर सकते हैं,
942 ही आता है। अगर आप इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप इसे डायरेक्ट कैंसिल कीजिए। और 2 5 10 और 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ क्या बचा, ओनली 3 सेंटीमीटर। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब आपको इस बेलन का आयतन फाइंड करना है। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, πr²h। अगेन पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। रेडियस आप अभी कैलकुलेट करके आए हैं 3 × 3 और हाइट की वैल्यू 5 गिवन है। बस अब आप सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी आंसर आएगा अगर आप उसमें सेंटीमीटर के साथ पावर 3 लगाएंगे तभी वो वॉल्यूम के लिए माना जाएगा। आपको यहाँ स्क्वायर नहीं लगाना है। ओके, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3.14, 3 3 9, 5 45। आप ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि ये मल्टीप्लाई कितनी आएगी। डू योर सेल्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। द पॉइंट स्कोर्ड बाय ए कबड्डी टीम इन ए सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलोज। कबड्डी की एक टीम ने सारे मैचेस में जितने भी पॉइंट्स बनाए वो सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं। आपको ये बताना है कि मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू क्या होगी। अगेन मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको इन सभी टर्म्स का सम करना है और जितनी भी ये टर्म्स हैं, जितने भी मैच हुए हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे। मीडियन के लिए आपको ये सारा डाटा एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, चाहे आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, मैंने इस डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है, यानी सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया और मैंने इसे 48 तक लिख लिया। मीन क्या होता है, माध्य, यानी इन सभी टर्म्स का सम 266 आएगा और ये 17 मैचेस का डाटा है, इसलिए हमने इसे 17 से डिवाइड कर दिया और वैल्यू आई 15.64। नाउ मीडियन, मीडियन के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी होती हैं और वो कितनी है, 17। 17 एक कैसा नंबर है, ओड यानी विषम संख्या। माध्यक के लिए आप 17 में 1 ऐड करेंगे और फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, वो वाली टर्म माध्यक होगी। 17 में 1 ऐड किया 18 और 18 का हाफ क्या होता है, 9। तो आपको यहाँ से 9th टर्म ढूंढनी है कि वो कौन सी होगी, ये, इसलिए माध्यक कितना आ गया, 10। नाउ बहुलक, बहुलक क्या होता है, मोड जो बहुत बार आता है। आपको इस डाटा में ये देखना है सिर्फ कि कौन सी टर्म सबसे ज्यादा बार आ रही है। 10, 10 सबसे ज्यादा बार है, इसलिए बहुलक की वैल्यू 10 हो जाएगी। और इसी के साथ आपने ये 2.5 घंटे का पेपर कंप्लीट कर लिया है एक ही वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इन सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बोर्ड में कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में से हो सकता है आपको मार्च 2023 के पेपर में कुछ क्वेश्चंस एज इट इज मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपसे आंसर पूछे हैं उन्हें ज़रूर बताएं। थैंक यू।